मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस 2020 में जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? ऑप्शन ए है किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, ऑप्शन सी है किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक, ऑप्शन डी है स्वर्ण के समस्थानिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन का उपयोग किया। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष दिया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान उपेक्षणीय होने के कारण परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन है। इसमें एक का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का एटॉमिक मास 3 है, और एक का एटॉमिक नंबर 1 है और दूसरे का एटॉमिक नंबर भी 1 है। और ऑप्शन बी है हाइड्रोजन है, एक का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का एटॉमिक मास 2 है, और एक का एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 1 है। ऑप्शन सी है कार्बन है, एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है दोनों का। ऑप्शन डी है आर्गन है, इसमें एटॉमिक मास 40 है और एक का एटॉमिक नंबर 18 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 20 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्गन, एटॉमिक मास 40 और एटॉमिक नंबर जो है 18 और 20 है। इस बार में एटॉमिक नंबर डिफरेंस होना चाहिए लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा डी समभारिक। आइसोबार वे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है? ऑप्शन ए है Fe प्लस CuSO4, तो वो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ऑप्शन बी है जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ऑप्शन सी है Cu प्लस PbCl2 बनेगा CuCl2 प्लस Pb। ऑप्शन डी है Mg प्लस CuSO4, तो वो बनेगा MgSO4 प्लस Cu। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि लेड क्लोराइड जो होता है PbCl2 वो कम क्रियाशील होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उस तीनों का रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। ऑप्शन ए है अत्यधिक क्षारीय विलयन, ऑप्शन बी है अत्यधिक अम्लीय विलयन, ऑप्शन सी है दुर्बल अम्लीय विलयन और ऑप्शन डी है उदासीन विलयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अत्यधिक अम्लीय विलयन। पीएच द्वारा किसी विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति प्राप्त की जा सकती है। पीएच मान का प्रास 0 से 14 होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होगा एवं पीएच का मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा। अतः पीएच मान 0 होने पर विलयन अत्यधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त पोटासियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड अम्ल भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन तथा एंजाइम के पाचनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में यौगिक दिया है, सूची सेकंड में उसका उपयोग है। सूची फर्स्ट में ए है बोरिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी है एसिटिक अम्ल। सूची सेकंड का पहला है प्रतिरोधी, दूसरा है खाद्य परिरक्षक, तीसरा है प्रति अम्ल, चौथा है आचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तार तत्व निर्धारित होता है, वह ध्वनि। ऑप्शन है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी है तीव्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति। आवृत्ति के द्वारा ध्वनि का तार तत्व निर्धारित होता है। जिस ध्वनि का तार तत्व उच्च होता है उस ध्वनि की आवृत्ति भी उच्च होती है और कम तार तत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। किसी ध्वनि के तार तत्व की माप संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है। ऑप्शन ए है ये विद्युत क्षेत्रों से विपेक्षित हो जाती है, ऑप्शन बी है ये चुंबकीय क्षेत्रों से विपेक्षित नहीं होती है, ऑप्शन सी है द्रव में इसकी वेदन लंबाई अधिक होती है, ऑप्शन डी है जिस प्रकाश की तुलना में इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये विद्युत क्षेत्रों से विपेक्षित हो जाती है। एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विपेक्षित नहीं होती है क्योंकि ये तरंगे आवेश की त्वरित गति से उत्पन्न होती है तथा ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य की परास 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁸ मीटर की होती है। इनका प्रयोग टूटी हड्डी को खोजने तथा छुपी हुई गोली सुई तथा मूल्यवान वस्तु को खोजने में किया जाता है। एक्स किरणें का गुण होता है ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ये द्रव को अधिक लंबाई तक वेदन कर सकती है। इनका तरंग दैर्ध्य दृढ़ प्रकाश की तुलना में निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, ऑप्शन बी है यह पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित होता है, ऑप्शन सी है यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन डी है यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के निम्नलिखित गुण होते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु के दर्पण के आगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिदर्शी में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। ऑप्शन ए है एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन बी है एक दूसरे के लंबवत, ऑप्शन सी है एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण बनाते हुए, ऑप्शन डी है एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक दूसरे के समांतर। परिदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर सतह से 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं जिसकी सहायता से परिदर्शी के ऊपरी सिरे से प्रकाश किरण परावर्तित होकर निचले सिरे पर जाती है। प्रदर्शी का उपयोग विशेषतः पनडुब्बियों में समुद्री सतह के ऊपर देखने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी। ऑप्शन ए है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड, ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट। परावैंगनिक तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कमाने के बल स्थिरांक की इकाई है। ऑप्शन ए है n-m, ऑप्शन बी है n/m, ऑप्शन सी है n-m², ऑप्शन डी है n/m²। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी n/m।
श्रिंक के बल स्थिरांक या नियतांक की इकाई N/m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी नहीं है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है हाथीपांव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेचक। चेचक एक महामारी नहीं है। किसी संक्रामक रोग का किसी आबादी में कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करना महामारी कहलाता है। मलेरिया व हाथीपांव दोनों वाहक जनित रोग हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जैसे बारिश, बाढ़ आदि में अचानक मच्छरों की संख्या में वृद्धि से इन रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। हैजा भी एक महामारी हो सकती है जो कि दूषित जल द्वारा होती है। स्थानीय जल स्रोतों में विब्रियो कोलोरी की उपस्थिति हैजा के प्रकोप का कारण बनती है, जो कि कम समय में तेजी से स्थानीय सदस्यों में फैलता है। एक महामारी विश्वव्यापी प्रसारित होने वाला संक्रामक रोग है, अर्थात इन रोगों का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? ऑप्शन ए है कोलियोडॉन, ऑप्शन बी है सैलामेंडर, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है मानव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैलामेंडर। उभयचर वो सरीसृप जैसे सैलामेंडर, मेढक, टोंड, छिपकली, सांप आदि में तीन कोष्ठीय हृदय उपस्थित होता है। इनमें दो अलिंद तथा एक निलय होता है। तीन कोष्ठीय हृदय में रुधिर निलय से फेफड़ों वो त्वचा में जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है। निलय में ऑक्सीजनित वो विऑक्सीजनित रुधिर हृदय से बाहर जाने से पहले मिश्रित होता है। स्कोलियोडॉन में द्विकोशिकीय जबकि कबूतर और मानव में चार कोशिकीय हृदय उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पौध, भ्रूण का बनना, परागकण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन। ऑप्शन बी है भ्रूण का बनना, पौध, परागकण, निषेचन, युग्मन का विभाजन। ऑप्शन सी है परागकण, निषेचन, युग्मज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौध। ऑप्शन डी है पौध, भ्रूण का बनना, युग्मनज का विभाजन, परागकण, निषेचन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परागकण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान निम्न घटनाएं होती है। पुष्प का निर्माण पुष्प पादप का लैंगिक अंग होता है। युग्मक जनन में परागकोश में परागकणों का जबकि अंडाशय में बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकण में किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया होती है। निषेचन में परागकणों में स्थित एक अगुणित नर युग्मक तथा बीजांग में स्थित अगुणित अंडकोशिका का संयोजन होता है। भ्रूणोद्भव निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है, जो कि कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित होता है। बीज और बीजांकुर का निर्माण भ्रूण परिपक्वन के पश्चात बीज में परिवर्तित होता है। प्रसुप्त बीज अंकुरण के पश्चात बीजांकुर कहलाता है, जो कि एक नवोत्थित पादप उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परख नली जिसमें चूने का पानी हो में मुंह से फूंक मारी जाती है, तब चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। जब चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस क्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है एडीपी, ऑप्शन डी है पायरुविक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
एटीपी जीवधारी श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप से संचित होती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जैविक क्रियाओं जैसे गमन, पाचन, दौड़ना, खेलना आदि को सुचारू रूप से चलाने में काम आती है। ऊर्जा खर्च होने के बाद एटीपी एडीपी में बदल जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एडीपी पुनः ऊर्जा ग्रहण कर एटीपी का निर्माण करता है। इस प्रकार यह ऊर्जा चक्र निरंतर चलता रहता है। अतः एटीपी की ऊर्जा की करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखता है, जो आवश्यक पड़ने पर कोशिका द्वारा उपयोग की जाती है। वायवीय श्वसन के दौरान अधिकतर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है एमाइलेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एमिलेज। एमिलेज एंजाइम पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है। भोजन के मुख गुहा में पहुंचने की ग्रंथियों द्वारा मुख गुहा में लार स्रावित होने लगती है। प्रमुख लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित में लार में एमिलेज व लाइसोसोम एंजाइम उपस्थित होते हैं। एमिलेज मुख गुहा के क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, जो भोजन की 30% मंड को माल्टोज नामक शर्करा में विखंडित कर देता है, जबकि लाइसोसोम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करके संक्रमण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना है, किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। महात्मा गांधी का दांडी मार्च नमक सोडियम क्लोराइड से जुड़ी हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नाम दिया है, सूची सेकंड में उसका सूत्र दिया है। सूची फर्स्ट में ए है व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, बी है खाने का सोडा बेकिंग सोडा, सी है धोने का सोडा वॉशिंग सोडा, डी है बुझा हुआ चूना स्क्लैड लाइम। सूची सेकंड में सूत्र है, पहला है NaSCO3, दूसरा है Na2CO3 10H2O, तीसरा है CaOH2, चौथा है CaOCl2। का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaSCO3, वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2O, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के एक अणु के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O मुख्यतः जल योजित लवण है, जिसमें जल के 4 अणु कॉपर से जुड़े रहते हैं तथा एक अणु क्रिस्टल जल के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं हवा में खुली रहने पर कुछ समय के बाद काली होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है चांदी का ऑक्सीकरण होता है और सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। ऑप्शन बी हवा में नमीकृत कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
अभिक्रिया करके चांदी सिल्वर कार्बोनेट बनाती है। ऑप्शन सी है हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके चांदी सिल्वर सल्फाइड की एक परत बनाती है। ऑप्शन डी है हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चांदी सिल्वर नाइट्रेट बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके चांदी सिल्वर सल्फाइड की एक परत बनाती है। चांदी की वस्तुओं को हवा में खुला रखने पर ये वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड Ag2S की एक काली परत बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तो सेल्सियस में y है, तो उनके बीच सही संबंध क्या है? ऑप्शन ए है x बराबर 273 माइनस वाई, ऑप्शन बी है x बराबर 273 प्लस वाई, ऑप्शन सी है x बराबर 173 प्लस वाई, ऑप्शन डी है x बराबर 173 माइनस वाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, x बराबर 273 प्लस वाई। केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध होता है केल्विन बराबर 273 प्लस सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता P किस इकाई में अव्यक्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ओम बाय सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है ओम माइनस सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है ओम माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम माइनस सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है, ऑप्शन ए है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी है परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी है दृश्य प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे। उपग्रह संचार के लिए रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। उपग्रह संचार प्रणाली में प्रेषित रेडियो तरंगों को आकाश में प्रेषित किया जाता है तथा यह तरंगे ग्राही एंटीना पर पहुंच जाती है। इस प्रकार की रेडियो तरंगों की आवृत्ति प्रास 4 मेगाहर्ट्ज से 42 गज होती है। इस प्रकार की संचार प्रणाली का उपयोग टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है विक्र मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग, ऑप्शन बी है विक्र मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, ऑप्शन सी है विक्र मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग मूत्राशय, ऑप्शन डी है मूत्राशय वृक्क मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्र गुर्दा मूत्रवाहिनी मूत्राशय मार्ग। रुधिर के निस्यंदन के द्वारा विक्रों में मूत्र का निर्माण होता है। विक्र से एक जोड़ी नलिकाएं निकलती है जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये नलिकाएं मूत्र को मूत्राशय में लाती है जहां मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित रहता है। मूत्रण क्रिया के दौरान मूत्र मूत्राशय से होकर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए है अधिविक, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है वृषण, ऑप्शन डी है अंडाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है। यह एकल ग्रंथि है, जबकि अंडाशय वृषण अधिविक ग्रंथियां युग्म के रूप में शरीर में उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यकी पर नियंत्रण रखती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्फिंक्टर अस्थि की सैला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? ऑप्शन ए है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी है
माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है अंतःस्रावी जालिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम कोलिकर ने 1850 ईस्वी में देखा था। इसमें डीएनए, राइबोसोम वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अवलोकन के अनुसार एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि और विभाजन से होती है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है कार्ल लिनियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। समांतर जेनर को प्रतिरक्षीकरण का अग्रणी या प्रतिरक्षीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रतिरक्षीकरण का सिद्धांत भी प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्तावों की प्रमुख मांगे थी। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिनमें करों का भुगतान नहीं करने जैसा कार्यक्रम सम्मिलित था। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी। इस अधिनियम में दलित जातियों एवं मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी है अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट, ऑप्शन डी है भारत में एक एकीकृत राज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के कारण ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक अधिनिर्णय में पृथक निर्वाचन पद्धति को हरिजनों के साथ मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों तथा एंग्लो इंडियन पर भी लागू किया गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर
आम निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए। इस मांग की समाप्ति पूना समझौते के साथ हुई, जो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में अति प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास हुआ। अविंद्रनाथ टैगोर चित्रकार के साथ साथ बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। वे अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी पुस्तकें जैसे राज कहानी, बुंडो अगला, नलक, खिरेरे, पुतुल, बांग्ला बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगामी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन ने तुर्कान-ए-चहलगामी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की। तुर्कान-ए-चहलगामी इल्तुतमिश के दास अधिकारियों का एक अभिजात समूह था, जिसने सल्तनत काल में शासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुर्कान-ए-चहलगामी के सदस्यों की स्वामी भक्ति जहां एक तरफ सल्तनत के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थी, वहीं इनकी महत्वाकांक्षा भविष्य के मार्ग में एक प्रमुख रोड़ा भी था। तुर्कान-ए-चहलगामी के सदस्य एक दूसरे के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होते थे, जिससे सल्तनत के शासन एवं प्रशासन के संचालन में कठिनाई होती थी। बलबन को भी सम्राट बनने में इसके विरोध का सामना करना पड़ता था। अतः बलबन ने सत्ता का केंद्रीकरण कर तुर्कान-ए-चहलगामी की सत्ता को तोड़ने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ऑप्शन ए है चंगेज खां, ऑप्शन बी है तैर बहादुर, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला, ऑप्शन डी है कुतलुक ख्वाजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंगेज खां। चंगेज खान ने भारत का आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी। चंगेज खान एक मंगोल था, जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी भयभीत होकर गजनी चला गया। कुछ समय पश्चात जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली को सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी। इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, परंतु असहाय गर्मी और प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों के कारण वह जलालुद्दीन मांगबरनी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस चला गया। इस प्रकार चंगेज खान ने कभी भी सिंधु नदी को पार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मिस्ट्रल, ऑप्शन बी है बोरा, ऑप्शन सी है शीतल पवन, ऑप्शन डी है हिम झंझावत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोरा। बोरा एक मजबूत ठंडी शुष्क उत्तर पूर्वी हवा है, जो ऊपरी एड्रियाटिक समुद्र में हंगरी से इटली के उत्तर की ओर बहती है। क्वेश्चन है, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है कश्मीर घाटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निश्चित भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक जनजाति है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों के निवासी हैं और इस प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनकी जनसंख्या 3 लाख के लगभग है। ये लोग निसी भाषा बोलते हैं, जो एक तिब्बती बर्मी भाषा है। भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं हैं इंडो आर्यन परिवार, तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ परिवार, अंडमानी परिवार, चीनी परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। एक राज्य अनेक संसार के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। कर्नाटक में धरोहर वाले महल, घने वन और पवित्र स्थलों की संख्या काफी अधिक है। होम स्टेट नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं। हम्पी और पटकल को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने इसे प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृषि घनत्व, ऑप्शन बी है अंकगणितीय घनत्व, ऑप्शन सी है शरीर क्रियात्मक घनत्व, ऑप्शन डी है आर्थिक घनत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर क्रियात्मक घनत्व। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को शरीर क्रियात्मक घनत्व कहते हैं। एक उच्च शारीरिक घनत्व है कि उपलब्ध कृषि भूमि का उपयोग अधिक किया जा रहा है। मध्य एशियाई देशों की शरीर क्रियात्मक घनत्व दक्षिण एशियाई देशों से बहुत कम है, क्योंकि मध्य एशियाई देशों में अधिकतर रेगिस्तान का विस्तार है। भारत में निरंतर शरीर क्रियात्मक घनत्व में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्रों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र तथा सर्विस क्षेत्रों का विकास अधिक तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है केन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोन। सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश और झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप आकर गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी के किनारे का ज्यादातर हिस्सा वनाच्छादित है, जहां जनसंख्या का निवास काफी कम है। सोन नदी की घाटी कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर से घिरी हुई है। मौसमी नदी होने के कारण यह परिवहन की दृष्टि से महत्वहीन है। इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें रिहंद और कुंडहर मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है डेयरी कृषि, ऑप्शन बी है अनाज खेती, ऑप्शन सी है पशुधन रंचन, ऑप्शन डी है गहन निर्वाह कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है। जब खेती बड़े भूभाग पर और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस तरह की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। इस तरह की खेती की सबसे बड़ी समस्या है पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होना। इससे भूखंड का आकार छोटा होता चला जाता है, जिससे होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है वन भूमि, ऑप्शन बी है चारागाह भूमि, ऑप्शन सी है उपांत भूमि, ऑप्शन डी है ऊसर और व्यर्थ भूमि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमांत भूमि। सीमांत भूमि भूमि उपयोग वर्ग नहीं है। भूमि उपयोग वर्ग के अंतर्गत 9 श्रेणियों हैं। 1 गैर कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र, बंजर और सिंचित भूमि, अस्थायी चारागाह और अनचारागाह, विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि, कृषि अपशिष्ट भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, अन्य प्रति भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक? ऑप्शन ए है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, ऑप्शन बी है उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, ऑप्शन सी है जीविका निश्चितता को बढ़ावा, ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना।
राइट आंसर होगा ऑप्शन एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना नहीं है। इसमें ग्रामीण परिवार के सक्षम और इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में न्यूनतम 120 दिनों का काम दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गांव में अस्थायी परिसंपत्ति या बुनियादी संरचना का निर्माण किया जाता है। यह ग्रामीण गरीबों की जीविका को संरक्षित करता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी 33% का अनिवार्य की गई है। मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बंदलापल्ली गांव से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है पंचायतें करो, शुल्कों, मार्ग करो इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। ऑप्शन सी है प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से समानता 5 वर्षों तक जारी रह सकती है। ऑप्शन डी है एक पंचायत जो असामयिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि को केवल शेष काल तक जारी रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया वो पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। यह कथन गलत है। पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में ये कथन गलत है। पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा 21 वर्ष है। जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंतर्गत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 2 का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन सी है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऑप्शन डी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र प्रायोजित है जो भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना थी। इसे 25 दिसंबर 2000 में लागू किया गया था जिसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को दी गई है। इसका उद्देश्य निर्धारित आकार 2011 की जनगणना के अनुसार 500 प्लस मैदानी क्षेत्र तथा 250 प्लस पूर्वोत्तर पर्वतीय जनजातियों और रेगिस्तानी क्षेत्र को सभी मौसमों को अनुकूल एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना था ताकि क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है इस योजना के अंतर्गत कार्यों को संसद सदस्य मंजूर, कार्यान्वित और पूर्ण करते हैं। ऑप्शन बी है संसद के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वित किए जाने के लिए कार्यों को संतुष्टि कर सकते हैं। ऑप्शन सी है यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः निधिबद्ध है। ऑप्शन डी है प्रति संसद सदस्य वार्षिक हकदारी 5 करोड़ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस योजना के अंतर्गत कार्यों को संसद सदस्य मंजूर, कार्यान्वित और पूर्ण कर सकते हैं। यह कथन गलत है। 23 दिसंबर 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी ताकि सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचे सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकासकारी कार्यों की सिफारिश कर सके। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रयाग को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन का
दायित्व सौंपा गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत के कार्यों के बारे में जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प दिया गया। इस योजना की निधि को किसी अन्य योजना की निधि के साथ मिलाकर भी खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। ऑप्शन बी है गरीब परिवारों को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। ऑप्शन सी है एलपीजी पर सहायकी का सुव्यवस्थीकरण। ऑप्शन डी है मादा भ्रूण हत्या को रोकना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। सौभाग्य योजना का शुभारंभ सितंबर 2017 को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया था, जबकि राज्यों के पास अपने आप से केवल 5% धन ही लगाना था और शेष 30% राशि बैंकों में बतौर ऋण के रूप में प्रदान की गई। बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना गया। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं थे उन्हें 500 रुपया में कनेक्शन दिया गया और इसे 10 किस्तों में वसूला जाएगा। क्वेश्चन है, बेसल समागम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है? ऑप्शन ए है खतरनाक अपशिष्ट। ऑप्शन बी है दुर्लभ जैविक प्रदूषक। ऑप्शन सी है पारा। ऑप्शन डी है रसायन और पीड़कनाशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खतरनाक अपशिष्ट। बेसल समागम का उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों में मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस संधि को 22 मार्च 1998 को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। इस पर कुल 187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि 5 मई 1992 से लागू है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश में ले जाने की गतिविधियों को घटाना है। संधि का उद्देश्य उत्पादित कचरे की मात्रा और विषाक्तता को कम से कम करना है, जिससे कि उनका प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। बेसल संधि खतरनाक कचरे के सुचारू प्रबंधन के लिए अल्पविकसित देशों को सहायता देने का प्रावधान भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के प्रवसन के होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है रोजगार। ऑप्शन बी है शिक्षा। ऑप्शन सी है विवाह। ऑप्शन डी है व्यवसाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह। भारत में महिलाओं के प्रवसन के होने का सबसे प्रमुख कारण विवाह है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आंतरिक प्रवासियों में से 70.7% महिलाएं हैं। महिला प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और अंतर्राज्यीय प्रवास के मुकाबले जिले के अंदर एवं राज्य के अंदर प्रवास में अधिक सघनता है। महिलाओं के लंबे समय के लिए बाहर प्रवास करने की तुलना में मौसमी प्रवाह अधिक रहता है। उत्तर व पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में मध्य, पश्चिम व दक्षिण क्षेत्रों में महिलाएं अधिक प्रवास करती है। वर्ष 2011 तक अधिकांश अंतरराज्य प्रवास 70% विवाह एवं परिवार के कारण से था, जिसमें पुरुष और महिला प्रवासियों के बीच भिन्नता थी। 83% महिलाओं ने विवाह और परिवार के कारण प्रवासन किया, वहीं पुरुषों के संगत में प्रवासन का आंकड़ा 39% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह अल्पावधि ऋण पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर है। ऑप्शन बी है यह अल्पावधि ऋण ग्रहण पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है। ऑप्शन सी है यह किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में सहमत ब्याज दर है। ऑप्शन डी है यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा से सहमत ब्याज दर है। यह कथन गलत है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अंत समय अवधि के लिए बैंकों को ऋण देता है। इसके अंतर्गत अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी प्राप्त करते हैं, यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व अनुपात किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए है निबल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो तरल परिसंपत्ति के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। ऑप्शन बी है निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। ऑप्शन सी है निवल मांग और अधिक देनदारियों का अंश जो बैंकों को उनके नकदी रिजर्व के हिस्से के रूप में रोक रखना होता है। ऑप्शन डी है नकदी आधारित राशि का बैंकों के रिजर्व के साथ अनुपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। आरक्षित अनुपात के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि यदि किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में जमाकर्ता को रकम निकालने की जरूरत महसूस हो तो बैंक पैसा चुकाने से इनकार ना कर सके। सीआरआर ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आरबीआई बिना रिजर्व रेपो दर में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में यदि किसी आरेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और यह दावा किया गया है कि यह रेखा के साथ साथ x बराबर y है तो अकथित रूप से मान लिया गया है। ऑप्शन ए है दोनों परिवर्ती शुद्ध संख्या है। ऑप्शन बी है दोनों परिवर्ती एक समान इकाई में है। ऑप्शन सी है दोनों परिवर्ती अलग अलग इकाइयों में है। ऑप्शन डी है कम से कम एक परिवर्ती एक शुद्ध संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोनों परिवर्ती एक समान इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी है ब्राजील वान डिक। ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी। ऑप्शन डी है जावी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 में इसे जीतने के बाद मेसी को छठी बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस बड़ी ट्रैवल कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? ऑप्शन ए है एक्सपीडिया। ऑप्शन बी है कॉक्स एंड किंग्स। ऑप्शन सी है एसओटीसी। ऑप्शन डी है थॉमस कुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थॉमस कुक। ब्रिटेन की टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी थॉमस कुक सितंबर 2019 में दिवालिया हो गई है। थॉमस कुक पर लगभग 15,000 करोड़ का कर्ज था। थॉमस कुक 178 वर्ष पुरानी कंपनी है। इस कंपनी ने वर्ष 1841 में बिजनेस शुरू किया था। तब कंपनी लोगों को ट्रेन के जरिए ब्रिटेन के शहरों में घुमाने की व्यवस्था करती थी। शीघ्र कंपनी ने विदेश यात्रा के लिए भी प्रबंध करना शुरू कर दिया। यह पहला टूर ऑपरेटर था जो ब्रिटिश सैलानियों को यूरोप में यात्रा मुहैया कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटा थुनबर्ग एक किशोर पर्यावरण सक्रियतावादी जो हाल ही में समाचारों में थी, कहाँ की रहने वाली है? ऑप्शन ए है स्वीडन। ऑप्शन बी है जर्मनी। ऑप्शन सी है यूएसए। ऑप्शन डी है कनाडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीडन। ग्रेटा थुनबर्ग ग्लोबल वार्मिंग के खतरे पर केंद्रित एक स्वीडिश पर्यावरण कार्य करती है। 15 वर्ष की आयु में अगस्त 2018 में
थर्ड वर्ग ने स्कूल के समय निकलकर हाथ में ट्रांगस्टर क्लाइमेट एक्शन लिखी तख्ती लिए स्वीडिश संसद के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत में 6 माह की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के खाता धारकों द्वारा धनराशि की निकासी किए जाने पर प्रतिबंध लगाए हैं? ऑप्शन ए है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी है धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 माह की अवधि के लिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों द्वारा धनराशि की निकासी किए जाने पर प्रतिबंध लगाए हैं। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक की स्थापना 13 फरवरी 1984 को एकल शाखा सहकारी बैंक के रूप में की गई थी। यह बैंक एक बहुराज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है जिसकी शाखाएं देश के कई राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला तब प्रकाश में आया जब बैंक में 70% एनपीए की जांच की शुरू हुई थी। इस घोटाले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के किसान प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से किसने यह पुरस्कार सबसे पहले पाया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी है देविका रानी, ऑप्शन सी है सोहराब मोदी, ऑप्शन डी है नौशाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देविका रानी। देविका रानी को वर्ष 1969 में, पृथ्वीराज कपूर को वर्ष 1972 में और सोहराब मोदी को वर्ष 1979 में, नौशाद को वर्ष 1981 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफाविद राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है, इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है अब्द अल समद, ऑप्शन बी है अब्दुल हसन, ऑप्शन सी है दशवंत, ऑप्शन डी है बिशन दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल हसन। हसन ने जहांगीर को सफाविद राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है। अब्द अल समद ने जो कृतियां तैयार की उनमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलरान चित्रावली में संकलित है। दशवंत की प्रमुख चित्रकला खानदाने तैमूरिया एवं तूतीनामा है। दशवंत की कृति रज्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। विशन दास मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 17वीं शताब्दी का चित्रकार था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में उन्हें शाह के चित्र को चित्रित करने के लिए एक राजनयिक मिशन पर पारस भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मंशब प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, जात पद शाही सोपान में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था। दूसरा है, सवार पद घुड़सवारों की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदारों को रखने वाले होते हैं। तीसरा है, 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभाले रखने वाले मनसबदारों को उच्च के रूप में पदनाम दिया जाता था। कूट है, ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। मुगल मनसब व्यवस्था के अंतर्गत दोहरे रैंक का प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रैंक को जात और घुड़सवार रैंक को सवार कहा जाता था। प्रत्येक मनसबदार इन दोनों पदों जात और सवार से सम्मानित किया जाता था। 2020 में जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें से पूछे गए 60 नंबर क्वेश्चनों तक इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। बचे हुए क्वेश्चनों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।